बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे वापस से एक नए लेक्चर में, जिसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल काइनेटिक्स में ये सेकंड लेक्चर है हमारा, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे। मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड देन स्यूडो रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता है कि रेट लॉ को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, रेट लॉ को आप लिखते हो कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। ठीक है, मतलब अगर एक रिएक्टेंट है सिर्फ तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर में आता है, वो कैसे आएगा भी वो भी बताएंगे। अगर मान लीजिए उस पर पावर 2 लग जाती है तो वो आपका सेकंड ऑर्डर का हो जाता है। और अगर उसमें आप जो रिएक्टेंट्स आप ले रहे हो, ठीक है, उनके जो कंसंट्रेशन होते हैं, मान लीजिए आपके रिएक्टेंट ए और बी दो हैं, उनका कंसंट्रेशन का आप प्रोडक्ट करते हो। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, रेट के बराबर होता है। जो रिएक्टेंट आपने लिए थे उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो उनकी पावर में चले जाते हैं। और मान लीजिए उनकी पावर को जब आप ओवरऑल निकालते हो, ओवरऑल के लिए मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि आप उनकी पावर्स का सम करते हो, और वो सम अगर आपका 3 आता है तो वो आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो रेट लॉ जो होता है वो आप रिएक्टेंट के फंक्शन के रेट में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। रेट लॉ एक्सप्रेस रेट एज अ फंक्शन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब कि रेट लॉ जो है वो रेट को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का फंक्शन होता है उसके तौर पे आपका एक्सप्रेस करता है। ऑर्डर जो होता है, देखिए ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर्स होती हैं स्टाइक्योमेट्रिक में भी आपकी क्या हो सकती हैं, जो रिएक्टेंट आपने लिया है उनकी जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वही आपके क्या हो जाते हैं, उनकी पावर में आ जाते हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो हम किससे देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया भी है। तो इसमें क्या होता है, आपका इसकी पावर जो है मान लीजिए 2 है और सेकंड वाले की पावर अगर 1 है और दोनों का ओवरऑल सबमिशन करते हैं आप, तो क्या आ जाता है आपका 3 आ जाता है। तो वो 3 जो होगा वो थर्ड ऑर्डर को बताएगा। अगर 2 आता है तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए इसका जो हो गया वो 0 हो गया, ठीक है, और इसकी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को समझते हैं। मान लीजिए कोई आपका रिएक्शन का जो टाइप है, आपने रिएक्टेंट क्या लिया, ए लिया, वो आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ए रिएक्शन का जो साइन बनता है और फिर बी लिखा आपने, या मतलब प्रोडक्ट लिखा आपने, तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर का बोलेंगे कब, अगर उसका रेट लॉ जो होगा वो किस तरह से दिया गया होगा, रेट इज इक्वल्स टू के, और साथ ही साथ उसका क्या लगा होगा, आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए या रिएक्टेंट आप कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से अगर उसका रेट लिखा होगा तो वो आपकी जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। अगर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो डबल हो रही है, क्या बोला मैंने, कंसंट्रेशन जो होता है, ठीक है, रिएक्टेंट का, वो आपका अगर डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो भी डबल हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स के अगर आप देखोगे, जैसे पहला कि मैंने एक लिया भी हुआ है यहाँ पे, आपका NH4NO2 आपका लिया है मैंने, जिसको हम बोलते हैं क्या, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ जो हमको मिलता है, मतलब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि रेट R बराबर कांस्टेंट का, उसको हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर कोई पावर नहीं आ रही है। जब पावर कुछ भी नहीं लिखी होती, इसका मतलब वहाँ पे पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसकी रिएक्शन लिख रहे हो तो देखो यहाँ पे कोई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है ना, कोई कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1 होगा। तो जब आप इसका रेट लिखोगे तो रेट बराबर क्या होता है, के, और आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यही चीज़ रिएक्टेंट जो होती है वो लिखते हो, पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगी, तो ये कैसी हो गई, आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ठीक है, ऐसे और लेना चाहो तो आप इथाइल क्लोराइड का ले सकते हो। इथाइल क्लोराइड में क्या होगा, C2H5Cl हो गया, रिएक्शन का साइन बनाएंगे तो क्या बनाएगा आपका, C2H4 और प्लस HCl देता है। तो रिएक्टेंट क्या था हमारा, C2H5Cl था, है ना। तो C2H5Cl के बगल में भी कोई हमने कोफिशिएंट नहीं लिखा है, कोई मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखी है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब कि उसका भी रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, जब आप रेट लिखोगे तो बराबर में के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर C2H5Cl लिखोगे, पावर कोई नहीं लगेगी, इसका मतलब वहाँ पे 1 होगा, तो वो भी कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो टाइम इनवर्स होती है। कैसे, आपको पता है कि के बराबर क्या होता है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब रेट जो है वो कंसंट्रेशन आप टाइम इनवर्स लिखोगे, अपॉन में कंसंट्रेशन लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता ना, मैंने बोला के बराबर, है ना, के बराबर मान लीजिए मैंने लिखा रेट अपॉन कंसंट्रेशन,
तो रेट क्या होता है, रेट भी क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो वहाँ पे वो क्या होगा, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स लिख सकते हो आप। अपॉन में फिर क्या आएगा, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टाइम इनवर्स बचेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट की यूनिट होती है वो टाइम इनवर्स होती है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर के लिए हम क्या लिखते हैं, सेकंड ऑर्डर के केस में हम दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्या होता है आपका, अगर कोई रिएक्शन है जिसका टाइप कैसा है 2A, यहाँ पे जैसे अभी हमने लिखा था A सिर्फ, मतलब A टेंड्स टू प्रोडक्ट ऐसे दे रहा है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। मान लीजिए अगर वो लिखा है 2A फिर रिएक्शन का साइन और देन दे रहा है प्रोडक्ट, तो ये आपकी कैसी हो जाती है, सेकेंड ऑर्डर की होगी। लेकिन कब होगी, जब हम रेट लिखेंगे तो रेट वो हमें किस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, है ना, तब आपका क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। मान लीजिए कुछ हमने केस लिया, रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ए के जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने कि रेट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जब कंसंट्रेशन जो होगी ए की वो डबल की जाएगी तो इसका रेट जो होगा वो 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे अभी फर्स्ट ऑर्डर में बताया कि रेट डबल करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, जो हमने नीचे इसमें लिखा नहीं है, एक और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। मान लीजिए रिएक्शन का जो टाइप है वो अब 2A की जगह मैंने लिख दिया A + B है, मतलब एक रिएक्टेंट लिखा A, दूसरा रिएक्टेंट लिखा प्लस करके B, तो दोनों पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 होता है। उस तरह की भी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर का बोलते हैं, क्योंकि उनका जब रेट लिखोगे तो रेट क्या होगा, रेट बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और दोनों पे पावर क्या है, 1 है। और जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो दोनों की पावर को जोड़ा जाता है, तो A पे भी 1 है, B पे भी 1 है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। तो वो भी हमारी किस तरह की होती है, सेकेंड ऑर्डर की हमारी रिएक्शन होती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस को हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिकम्पोजिशन किया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 का, जो कि हमें क्या देता है, ट्वाइस का NO प्लस ऑक्सीजन देता है। रेट लिखेंगे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, K, मतलब रेट बराबर K और आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिएक्टेंट लिखते हैं जो कि हमारा NO2 है, उसके साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है पावर में चला जाता है, ऊपर लगाओगे, है ना, तो इसी तरह से बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। इसका अगर आप यूनिट निकालोगे तो वही करना होता है, K बराबर रेट अपॉन कंसंट्रेशन लिखना होता है। इसका भी रेट लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम जो होता है वो ऊपर जाएगा तो कंसंट्रेशन, ठीक है, इनटू टाइम इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे K बराबर R/A स्क्वायर लिखते हैं, कंसंट्रेशन का स्क्वायर। मतलब कहने मतलब ये है कि बस आप इसको जो है इधर डिवाइड भेजो, हमें यूनिट निकालनी है तो ये जो चीज़ होती है इसको इसके डिवाइड में डाला जाता है। और कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, आपको पता है, चेंज इन रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या और अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है, चेंज इन टाइम, है ना। तो मतलब यहाँ पे इसको बदल करके हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, अपॉन में फिर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे आया ना, तो इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर करेंगे। तो कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर था और ऊपर जो कंसंट्रेशन था उसकी एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या, टाइम इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन को भी ऊपर करते हैं तो कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाती है। क्या बोला मैंने, कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाती है सेकेंड ऑर्डर के केस में, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, थर्ड ऑर्डर में आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको कोई रिएक्शन दिख रही है जिसमें एक रिएक्टेंट का जो टर्म है वो 2 मोल्स का है और दूसरा क्या है, 1 मोल का है। अभी हमने A + B का टाइप लिया था, अब हम लेते हैं अगर 2A + B, ये हमारा रिएक्टेंट है जो कि हमें प्रोडक्ट देता है। तो अगर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, आपको पता है कि इसमें इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का क्यूब, ये स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम क्यूब ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी क्या है, कोई रिएक्शन है तो उसका जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, तो जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन बोलेंगे। और ऐसे केस में क्या होता है, जब कंसंट्रेशन मान लीजिए रिएक्टेंट का डबल करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन उसको डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो 8 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी। क्यों, क्योंकि इसका आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना फिर वो,
2 की पावर 3 का क्या होता है 8 आता है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो 8 टाइम्स इंक्रीज करती है। फर्स्ट वाले सेकंड वाले केस में क्या करा था हमने 2 का स्क्वायर कर रहे थे। मान लीजिए अगर हम रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डबल कर रहे हैं है ना, यानी ए की जगह हम वैल्यू 2 रख रहे हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो 4 टाइम इंक्रीज करेगी। किस केस में सेकेंड ऑर्डर के केस में। थर्ड ऑर्डर के केस में 8 टाइम इंक्रीज करती है। आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हो। तो मान लीजिए हमने कोई फॉलोइंग रिएक्शन ली ऐसे 2A + B जो कि प्रोडक्ट दे रहा है, उसका जब रेट लिखेंगे और रेट लिखने का तरीका फिर क्या हो जाता है KA²B, ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसका अगर हम लिखेंगे क्या, ये जो रेट लिखा है हमारा है ना, अब इसको हम अगर लिख रहे हैं किसमें रेट के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि R बराबर KA², मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ऊपर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में O रहेगा O2, उस पर कोई यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, उसकी पावर 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल आपकी जो कंसंट्रेशन निकलेगी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो निकलेगी ओवरऑल वो 3 निकलेगी। तो इस तरह से क्या हो जाता है आपका थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। इसकी यूनिट अगर हम देखें तो इसकी यूनिट जो होती है वो कंसंट्रेशन की पावर -2 और टाइम इनवर्स हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाएगा, जैसे सेकंड ऑर्डर में किया था नीचे कंसंट्रेशन का स्क्वायर किया था, यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 3 हो जाएगी, तो 3 से ऊपर वाले कंसंट्रेशन की एक पावर हटेगी बस, है ना। तो कंसंट्रेशन की पावर -2 टाइम इनवर्स, इस तरह से क्या हो जाएगा आपकी थर्ड ऑर्डर की यूनिट आ जाती है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये देखिए आपकी ऐसा सारी की सारी यहाँ पे मैंने लिख के भी रखी है, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है, आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो लिख सकते हो, एक फॉर्मेट है या फॉर्मूला कह सकते हो जिससे आप यूनिट निकाल सकते हो, ठीक। अब आते हैं ज़ीरो ऑर्डर की। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका टाइप जो किस तरह से लिखा हो, मान लीजिए कुछ ऐसे रिएक्शन लिखे हमने ए से प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में लिखा था ए लिखा और रिएक्शन का साइन बनाया, फिर हमने लिखा प्रोडक्ट, उसको हम ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन कब बोलेंगे, जब उसका रेट लॉ जो होगा किस तरह से लिखा होगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे बस आप आर कर लीजिए, मैं मान लीजिए उसका अगर रेट जो है वो कैसे लिखा हो, आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, ठीक है, जो कि क्या दे देगा आपको सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू के ही दे देगा, क्योंकि किसी की पावर 0 अगर होती है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। तो कंसंट्रेशन ए की पावर अगर 0 है इसका मतलब वहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो के ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना, क्योंकि उसकी पावर तो 0 हो जा रही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है फिर के जा रहा है। इसका मतलब कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें रेट जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका थ्रू आउट कह सकते हो रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कंसंट्रेशन जो है रिएक्टिंग, मान लीजिए जब आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए चेंज हो जाए, रेट जो होगा वो तब भी अनचेंज ही रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन से। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन क्या है इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो चाहे उसमें कुछ भी चेंज आए आपके रेट में तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए कांस्टेंट की वैल्यू में कुछ चेंज आता है तो हो सकता है वहाँ पे कुछ चेंज देखने को आपको मिले, ठीक है। डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि रेट जो होता है वो आपका कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। रेट को इन्होंने बस क्या कर दिया डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा है कि माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट आपको पता है माइनस में लिखा जाता है तो -d, ये तरीका है इसका लिखने का। आपको पता है रिएक्टेंट को हम जब लिखते हैं, ठीक है, इस पैटर्न में, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है आपका साइन माइनस का लगता है, और डेल यूज़ करते हैं या फिर डी यूज़ करते हैं। डी हमेशा क्योंकि स्मॉल चेंज को शो करता है, तो जो भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा इसलिए उसको हम इस तरह से लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन को, तो DA/dt टाइम उस चेंजिंग के दौरान जब आपके कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा होगा रिएक्टेंट के कितने समय में चेंज हो रहा होगा तो उसका नीचे से डिवाइड होता है, मतलब टाइम से आपका वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से आपकी क्या हो गई सारी रिएक्शंस हो गई। थोड़ा सा ये क्या लिखा है ये भी हम समझाना चाहें आपको तो समझा देते हैं। मैंने क्या बोला, ये लिखा है आपका माइनस का DA/dt जो कि किसके बराबर आ रहा है डायरेक्टली के बराबर आ रहा है। ये dt को उधर भेज देंगे तो माइनस का DA = k dt हो जाएगा। चाहो तो आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो उससे क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। तो जो इंटीग्रल होता है DA का वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का k × इंटीग्रल ऑफ dt, क्योंकि d कंसंट्रेशन A है, हम इसका क्या कर रहे हैं इंटीग्रल कर रहे हैं। तो जब किसी भी आप
थोड़ा सा फॉर्मूला अगर मैथ का पढ़ोगे कि इंटीग्रल ऑफ dx जब लिखते हैं तो वो क्या दे देता है, सिर्फ x देता है ना। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम करेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिर्फ a बनेगा और ये क्या होगा माइनस का k t प्लस i जो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। और फिर इसको ओवरऑल अगर आप देखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ i बराबर माइनस का के टी प्लस, ये आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है, उसकी जगह हमने क्या लिखा, हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का उसको लिख दिया। अब इसमें अगर दो एग्जांपल हम समझना चाहें तो किसका, कि कौन सा हमारा फोटो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है, तो दो एग्जांपल मैंने लिखे भी हैं। अगर आप H2 और Cl2 का क्या कर रहे हो, फोटो केमिकल कॉम्बिनेशन कराते हो तो भी वो क्या होती है, आपकी ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। और अमोनिया का डीकम्पोजिशन कर रहे हैं प्लैटिनम सरफेस पे तो भी वो क्या होता है, आपका ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब H2 और Cl2 का आप क्या करोगे, डीकम्पोजिशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू मतलब वही जो सनलाइट होती है ना, तो यहाँ से क्या होता है, ट्वाइस का HCl बनता है। और क्या होता है, जब इसकी रेट लिखते हैं हम एक्सपेरिमेंटली तो रेट जो लिखी जाती है वो किसके बराबर होती है, रेट बराबर के स्क्वायर ब्रैकेट, आप क्या लिखोगे, एक बार H2 लिखोगे उसकी पावर 0 जाती है और Cl2 जो लिखोगे उसकी पावर भी 0 बराबर के हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, 0 + 0 करो 0 ही आएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 है। इसकी अगर आप यूनिट की बात करो तो यूनिट जो होती है इसकी वो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स होती है, मतलब कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिर ज़ीरो ऑर्डर सारी जो है हमने कवर कर ली है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक और आती है, अगर देखते हैं, मैं इसमें आपको दिख जाए, देखिए इसमें मेंशन है कि नहीं, मेंशन नहीं है, बट एक और होती है, मैं उसको अलग से समझा दे रहा हूँ। तो जो एक और है आपकी, उसको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, जो कि आपको हायर ऑर्डर की दिखाई दे रही होगी, बट एक्चुअली कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में वो क्या हो जाती है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। क्या बोला, देखने में वो लगेगी कि हायर ऑर्डर की रिएक्शन है, बट कुछ कंडीशंस के अंडर में वो क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर जैसी बिहेव करती है। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। उसके लिए मान लीजिए कि मैंने कोई एग्जांपल आपका कंसीडर किया कि A + B हमने लिया, रिएक्टेंट है हमारे A और B, उनके समेशन, मतलब A + B लिखने का तरीका होता है ना कि A + B गिव्स प्रोडक्ट। तो ये मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिखी, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन जो है वो पाई जा रही है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की है, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर की है, और B के रिस्पेक्ट में देखें तो भी वो फर्स्ट ऑर्डर की है। तो उनका जो रेट लॉ होगा वो हम कैसे लिखेंगे भाई, जो बेसिक हमको पता है कि रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि प्रोडक्ट होता है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगी वो आपको 2 दिखाई देगी, क्योंकि आप A और B की स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की जो पावर है 1 और 1 दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगी। देखने में हमको क्या लग रही है कि वो आपकी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। बट अगर एक रिएक्टेंट को हम क्या कर दें, एक रिएक्टेंट उसमें अगर हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मान लीजिए जो हमने दोनों रिएक्टेंट लिए उसमें एक ज़्यादा है एक कम है, ठीक है। तो अगर एक रिएक्टेंट जो है जो कि लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है आपका, ठीक है, तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो प्रैक्टिकली रिमेन कांस्टेंट हो जाता है। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए 2 रिएक्टेंट आपने लिए हैं और उन दोनों रिएक्टेंट में किसी एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, फिर उसको हम एज अ कांस्टेंट मान लेते हैं। प्रैक्टिकली वो फिर कांस्टेंट हो जाता है और वहाँ पे आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, या बहुत ही कम चेंज जो होगा उनकी कंसंट्रेशन देखने को आपको मिलेगा। तब ऐसे केस में क्या होता है, केस में जो रेट होता है वो उस पर डिपेंड करेगा जो स्मॉल अमाउंट में आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जिसका कंसंट्रेशन जो होगा कम होगा, फिर रेट आपका उस पर डिपेंड कर जाता है। जो हाई में होता है उसको हम ऐसा कांस्टेंट मान लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देखने में तो सेकंड ऑर्डर की लग रही है, बट एक्चुअली वो क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जो देखने में हायर ऑर्डर की लगे बट कुछ सर्टेन कंडीशंस में हम कह सकते हैं, सर्कमस्टांसेस में क्या हो जाती है, वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगती है। तो उनको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब इसमें आप अगर कुछ एग्जांपल देखना चाहो तो आप केन शुगर का इन्वर्जन ले सकते हो। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हो। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, उसकी जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, H+ निकलता है और वहाँ पे आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो टूट जाता है। देखने में क्या होगी, आपकी बहुत बड़ी लगेगी, बट वो होती कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है,
ठीक है, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही क्या होंगे, आपने जो सुक्रोज लिया था, सुक्रोज आपका क्या था, कोई भी स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बगल में नहीं था, मतलब वो क्या हो जाएगी, उसको जब आप रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखोगे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के, और कंसनट्रेशन आप किसका रखोगे, C12H22O11 का, ठीक है, उस पर पावर क्या होगी, 1 ही होगी, तो यानी वो कैसी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। देखने में लगती है कि आपको सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की हो सकती है, बट वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो ऐसी रिएक्शन हमारी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। आई होप ये आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, ठीक है। अब इनका अगर हम देखना चाहें फर्स्ट ऑर्डर का जो काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक डेरिवेशन जो होती है, इसको कैसे समझते हैं, तो थोड़ा सा पहले थ्योरी हल्का फुल्का समझ लेते हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इस पर आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो ऐसी रिएक्शन है जिसका रेट किस पे डिपेंड करता है, आपके रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पावर मतलब उसकी पावर 1 रहेगी। तो जो ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट जो हो वो किस पे डिपेंड कर रहा हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। अगर हम रिएक्शन का टाइप लिखें तो कैसे, मान लीजिए ए लिखा, ए टेंड्स टू प्रोडक्ट, या आपका 2A टेंड्स टू प्रोडक्ट, या A+A टेंड्स टू प्रोडक्ट, और बी टाइप का हम कह सकते हैं, जो कि हमारी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी। अगर उनका रेट लॉ जो है वो कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस तरह से, मतलब यहाँ पे अगर हम इसकी जगह रेट लिख लें आर, तो रेट बराबर क्या हो जाए, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ठीक है। तो ऐसी हमारी जो होती है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जो कांस्टेंट के है जो यूज़ हो रहा है आपका रेट लॉ इक्वेशन में, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। और इनका जो हम अगर देखना चाहें, रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जिसकी यूनिट टाइम इनवर्स होती है, या हम कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, इन तरह से, या आर इनवर्स में भी हम उसको लिखते हैं। अब अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को और अच्छे से अगर हम समझना चाहें तो हम उसको और कैसे लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करके, एक्सप्रेस करके, मतलब एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि माइनस का डी ऑफ कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी बराबर के ए टू द पावर 0, जो कि के देता है, जहाँ पे के क्या होगा, हमारा रेट कांस्टेंट होगा, जो भी हमारी रिएक्शन दी गई है उसके लिए। और उसको हम लिखते कैसे हैं, के लिए हम लिखते हैं माइनस का डी ए बराबर के डी टी, मतलब डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के डी टी, है ना। जो चीज़ अभी मैंने यहाँ से बताई थी कि ये डी टी उधर भेज देंगे हमारा, है ना, माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये डी टी अगर हम उधर भेज देते हैं तो वो क्या बन जाता है, के डी टी बन जाता है। अब दोनों पे अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस पे मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे हमने किया है। माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा मैंने, बराबर क्या किया, के लिख दिया, सिर्फ के और डी टी कर दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओगे तो इंटीग्रल ऑफ माइनस का डी ए बराबर के, क्योंकि कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन में नहीं आता है, कांस्टेंट बाहर रखेंगे, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, डी टी लिखेंगे। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए डी एक्स करते हैं, तो वो सिर्फ क्या दे देता है, हमें एक्स दे देता है। तो माइनस का यहाँ पे इंटीग्रल हम किसका कर रहे हैं, डी कंसंट्रेशन ए का, तो वो कंसंट्रेशन ए ही आ जाएगा, मतलब कि माइनस के साइन के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा होगा बराबर के, और इंटीग्रल ऑफ डी टी करोगे तो सिर्फ टी देगा, ठीक है। तो के इंटू टी प्लस आई लिखते हैं, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है। तो यानी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का कंसंट्रेशन ए बराबर के टी प्लस आई, जहाँ पे आई जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने बता दिया। अगर टी हमारा क्या है, 0 है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ए, और नीचे क्या हो जाता है, ये 0 लग जाता है, ठीक है। यही चीज़ जो पूरी हो रही है वही बता रहा हूँ मैं, वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब ये सारी इक्वेशंस को, वैल्यूज़ को अगर हम किस में रख रहे हैं, अबव इक्वेशन जो कि हमारी ये वाली आई थी, ठीक है, ये वाली, इसमें अगर हम रखते हैं तो आई जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, माइनस का कंसंट्रेशन ए, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, 0 लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका होता है। अब आई की भी वैल्यू हम क्या करते हैं, वापस से ऊपर वाली अबव इक्वेशन यानी इसमें हम रख दें अगर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आधा अधूरा लिखा हुआ है, नोट्स में आपको दूंगा तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि मैं करके दिखा देता हूँ, इस तरह से कुछ लिखना है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमने ये चीज़ अभी समझाई थी, माइनस का डी ए बाई डी टी बराबर के ए की पावर 0 बराबर के, मतलब कि ए की पावर 0 जो होता है वो 1 हो जाता है, तो ये के बराबर हो जाता है। माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी जो था वो
डी टी को हमने उधर भेज दिया तो ये के डी टी बन गया। इंटीग्रल जब करते हैं तो जो डी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स होता है वो सिर्फ एक्स दे देता है। ये माइनस का साइन था तो माइनस लग जाएगा और ये आपका कंसंट्रेशन ए आ जाएगा बराबर इसका करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है, कांस्टेंट की वैल्यू बाहर रखते हैं। डी टी का सिर्फ करोगे तो टी आ जाएगा, प्लस आई जो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। वहाँ पे अगर हमारा टी जो है कुछ कंडीशन है कि टी हमारा बराबर किसके जीरो के हो जाएगा, तो आपको पता है कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ आई के बराबर आ जाएगा। तो यानी आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, किसके बराबर आ गई। अब मैंने जो ए ज़ीरो लिया है उसको ए के बराबर किया है, ठीक है। तो ए की जगह हमने ए ज़ीरो लिखा तो आई की वैल्यू इनडायरेक्टली कैसे हो गई आपकी, ये ए की जगह मैंने ए ज़ीरो रख दिया, ठीक है, और टी की जगह ज़ीरो वैल्यू रखी, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो, आई बराबर क्या हो जाएगा ए ज़ीरो के। यहाँ से हमें पता है कि आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का ए ज़ीरो आ गई। अभी जो आई की वैल्यू ये भी इसी में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से माइनस का ए बराबर के टी प्लस का क्या होता है, प्लस की जगह माइनस का ए ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ मैंने करी। अब फिर क्या होगा, क्या बोला मैंने, माइनस का ए बराबर के टी और यहाँ माइनस का ए ज़ीरो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ए वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, के को उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो माइनस का ए बराबर क्या था, के टी प्लस का ये चीज़ बनी। अब के को हम उधर भेजें, इसको इधर भेजें, मतलब ये के टी पूरा उधर लेगा हम, या ऐसे करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, ये उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का बन जाएगा, तो ए ज़ीरो, ये माइनस का था ही तो माइनस का ये। अब टी को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो के बराबर 1/t कंसंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये आपकी क्या होती है, इसकी पूरी इंटीग्रेशन, मतलब एक तरह से पूरी कैलकुलेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, डेरिवेशन है पूरी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या आया है आपका, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए थी जो अभी हमने आपको बताई, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट में हम क्या कवर करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के भी हमारे जो इंटीग्रेटेड लॉ हैं हम कह सकते हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।